कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था प्लेटफॉर्म का, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है सेट नंबर 11 तक का वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सब वीडियो जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपको। आज का पहला क्वेश्चन है कि शेर खान ने डैश को चौसा और बिलग्राम में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया, तो हुमायूं को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हुमायूं। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। इसे ही कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। और भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी जो था वह मोहम्मद गजनबी था। और भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गौरी था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद गौरी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, तो अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो भगत सिंह जो है यह सैंडर्स की हत्या किया था। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। मदन लाल धिंगरा ने करजन वाली की हत्या किया था। और चापेकर बंधु जो था वह रेड एवं लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या किया था। यह गोपीनाथ शाह नहीं किया था इसकी हत्या। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, तो वह थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केशव चंद्र सेन। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, तो यह रौलट एक्ट था। महात्मा गांधी ने 1919 में रौलट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो इस आंदोलन की शुरुआत कब किया था, तो 6 अप्रैल 1919 को यह आंदोलन की शुरुआत किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह थे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, तो यह किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, तो यह किया गया था 1961 ईस्वी में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लागू किया गया और इस नियम के तहत कहा गया कि दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को जो है 5 वर्ष का कैद या 15,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया। ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के द्वारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है, तो यह है विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी, तो यह क्या था रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला और आलम द्वितीय तीनों ने मिलकर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी वह कौन थे, तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और इसी ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया, तो यह क्या था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह है भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। और गंगा नदी जो है यह
बिहार में जो है सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर पटना में दूरी तय करता है और 97 किलोमीटर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में दूरी तय करता है। यानी सबसे अधिक लंबाई जो है पटना में है, बिहार में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कामेट कामेट नामचा बरवा गुरला मंदाता निम्न में से किसके नाम है? तो यह है हिमालय की पर्वत चोटियाँ। हिमालय की पर्वत चोटियाँ है ये सब। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु होता है जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थल रूप एवं अवर्धन कारकों का शुद्ध युग्म है। तो यह है जूगेन जो है यह पवन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है तो मेंटल में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मेंटल। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है नदियां जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वे है नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटवार जो है यह कुमायूं हिमालय नहीं है बल्कि पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी और झेलम के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा था तो गलत यही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो यह है पक्षाभ कपासी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वरीयता के संबंध में विचार कीजिए। भारत में वरीयता के संबंध में विचार करना है तो सबसे पहले वरीयता क्रम में जो आता है वह राष्ट्रपति आता है। सबसे पहले कौन आता है? राष्ट्रपति आता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है। उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है। उसके बाद उप प्रधानमंत्री आता है। ये सब जो है क्रम में दिया गया है, ऊपर से कौन है उसके बाद कौन है। वरीयता क्रम में 10 शामिल है। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य। ये सभी सही है। ए और बी दोनों सही है यानी सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद की डैश अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मास। यानी 1 महीना के अंदर राष्ट्रीय आपात की जब घोषणा होता है तो संसद द्वारा 1 महीने के अंदर उसे अनुमोदन प्रदान करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो वर्ष 1993 ईस्वी में बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1946 ईस्वी में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। और यह जवाहरलाल नेहरू जो है यह उद्देश्य समिति के अध्यक्ष थे। ये जो थे मोहम्मद अली जिन्ना यह समिति के सदस्य भी नहीं थे। ये गलत है। और भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1946 ईस्वी में ही हुआ था। यहाँ पे 47 दिया गया है तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था
में की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था। क्या हो जाएगा? पंचायती राज संस्था। और 74वां संविधान संशोधन, ये 73वां था, इसके बाद 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसी के द्वारा नगर पालिका में SC और ST तथा महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका में आरक्षण दिया गया महिलाओं एवं SC ST को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का महान्यायवादी जो होता है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। लोकसभा में मतदान ये नहीं कर सकता है क्योंकि ये लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी जो होता है यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए यह मतदान नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ क्या है? तो लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी भी व्यक्ति के भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में कहा गया है कि सरकार किसी धर्म विशेष के प्रति लगाव या अलगाव यानी उससे दूरी नहीं बना सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय। ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा 29 विषय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय औद्योगिक बैंक या भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा। और मुद्रा बाजार जो है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मुद्रा बाजार के अंतर्गत क्या कराया जाता है? अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार। ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा सरकार। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक जो होता है यह एजोस्पाइरिलम होता है, एजोस्पाइरिलम होता है। ऑप्शन नंबर A से हो जाएगा। और जैव उर्वरक जो होते हैं यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। जैव उर्वरक क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश की व्याख्या संरचनात्मक बाधाओं के आधार पर किसने इसे लाइसेंस कोटा परमिट राजखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा C राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए। ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है? तो यह की जाती है 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या पर प्रभावी साक्षरता दरें की माप की जाती है। और भारत की साक्षरता दर कितना है वर्तमान में? भारत की साक्षरता दर कितना है वर्तमान में? तो 74.04% है, 74.04% है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में हुई थी? तो यह हुआ था उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में महामंदी आया था 1929 ईस्वी में। और विश्व आर्थिक मंदी जो आई थी, विश्व आर्थिक मंदी 1929 से 33 ईस्वी के बीच ही आई थी विश्व आर्थिक मंदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। ऑप्शन नंबर A से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मांग की आय लोच अधिक हो, यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर A से हो जाएगा। कर की दरों को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। जैसे टेबल पर रखा हुआ किताब, यह समय की स्थिति मतलब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए यह निकाय अविराम अवस्था में कहलाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
यानी मिलान करना है। निम्न भूकक्ष का जो होता है वह 2 से 600 किलोमीटर तक होता है, 2 से 600 किलोमीटर तक होता है। और भूनिकट कक्ष जो होता है यह 600 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और भूतुल्यकालिक कक्ष जो होता है यह 36,000 किलोमीटर पर होता है। और दीर्घवृत्तीय निमोनिया कक्ष जो मोयनिया कक्ष जो होता है यह 500 से 39,834 किलोमीटर की दूरी तक होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करता है क्योंकि 2 पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इससे होकर ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देती क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण की ज्या का √3 गुना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो यह समान वेगों से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा समान वेग। स्थितिज ऊर्जा में ह्रास किसमें होता है? स्थितिज ऊर्जा में ह्रास किसमें होता है? तो पानी में वायु के बुलबुले को ऊपर उठने पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने का गति का विरोध करने वाला बल है, तो यह है घर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा घर्षण बल। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FeCO एवं Ni। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यह क्या होता है? यह एक मजबूत क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन है कि वर्णलेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जल और पेट्रोल जो है आपस में मिलता नहीं है, यानी अमिश्रणीय है। पेट्रोल जो होता है यह जल की सतह पर परत बना लेता है, इसीलिए पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अल्नाइट निम्न में से किसका अयस्क है? अल्नाइट जो होता है यह थोरियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया था थोरियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के पाइपों के विनिर्माण में किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? तो PVC का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा PVC का। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है, तो लवण एवं जल देता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लवण एवं जल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है वह श्वेत रक्त कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका, जिसे WBC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? ऑर्निथिन चक्र द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑर्निथिन चक्र द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है डैश लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार। लार में जो होता है उसमें लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। वसा को क्या करता है? ये तोड़ देता है। और लार में जो होता है एमाइलेज नामक एंजाइम भी पाया जाता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम भी पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है कि रोगाणुओं का नाश निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा, यानी WBC द्वारा, वाइट ब्लड कॉर्पलेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
जाइलम एवं फ्लोएम किस प्रकार की उत्तक है? जाइलम और फ्लोएम जो उत्तक होता है यह किस प्रकार की उत्तक होता है? तो यह चालनी उत्तक होता है। किस प्रकार का उत्तक होता है? चालनी उत्तक होता है, क्योंकि यह जो होता है यह पौधे के विभिन्न भागों में खनिज तथा भोजन, खनिज लवण तथा भोजन का संवहन करता है, जाइलम एवं फ्लोएम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़ को किस पौधे को जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्पायरोगाइरा, एस्पायरोगाइरा। अगला क्वेश्चन है कि जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा केसिन। लार की प्रकृति कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। लार की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है और लार का पीएच मान जो होता है वह 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। और मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है और मेढक, मछली तथा व्हेल में लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। मेढक, मछली तथा व्हेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ग्लूकोज। गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है? तो पक्सिनिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पक्सिनिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार के जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है? तो यह कहलाता है बायोफोर्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी शैवाल, भूरी शैवाल, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भूरी शैवाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाश्चुरीकरण के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह निर्जलीकरण की प्रक्रिया नहीं है, और यहाँ पे दिया गया है कि प्रक्रिया है, तो गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गर्भवती स्त्री ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असमान त्वचा से ग्रस्त है, ऐसा किसके कारण हुआ है? तो आहार में और आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश में अच्छे माने जाते हैं, इसके रेशे जो होते हैं वह बीज तंतु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद करेंट अफेयर का प्रश्न यहाँ शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 24 सितंबर 2023 को मनाया गया? तो विश्व नदी दिवस। विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो यह 24 सितंबर को मनाया गया विश्व नदी दिवस। और विश्व नदी दिवस 2023, विश्व नदी दिवस 2023 का थीम क्या था? विश्व नदी दिवस 2023 का थीम था नदियों का अधिकार। और विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस जो है, विश्व महासागर दिवस यह 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2024 में फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो नरेंद्र कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नरेंद्र कुमार यादव। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो पुष्पा भारती को, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को जो यह सम्मान दिया गया व्यास सम्मान, 33वां व्यास सम्मान किसके लिए दिया गया था? तो यादें और यादें के लिए दिया गया था। यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय हस्ती को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया?
तो आनंद कुमार को, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ये आनंद कुमार कौन है? सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2024 में भारतीय के नए स्वास्थ्य सचिव को नियुक्त किए गए हैं। तो यह बने हैं अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा किसने जीती? तो दिव्यांश सिंह पवार ने, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दिव्यांश सिंह पवार ने। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा बन गया है? तो यह बन गया लंदन, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लंदन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? एशिया का जो है पहला देश है चीन, और विश्व में पहला देश जो है यह जर्मनी। कब शुरू किया हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन? तो अगस्त 2022 में। किसने शुरू किया अगस्त 2022 में? जर्मनी ने। अगस्त 2022 में जर्मनी ने शुरू किया हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन। और भारत में जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत की जाएगी सबसे पहले हरियाणा में शुरू की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? सबसे पहले हरियाणा में शुरू की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI का पॉली उमरगर 2024 पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता शुभमन गिल ने, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शुभमन गिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। और कर्पूरी ठाकुर जो थे यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने। किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने। और नीमा सरीखानी को ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 क्यों दिया गया? तो इसने जो है बर्फ़ पर सोए हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर खींचा था। बर्फ़ पर सोया हुआ ध्रुवीय भालू था, उसी का तस्वीर खींचा था। इसी के लिए इसे पुरस्कार दिया गया। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।